आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आ चुकी हूँ हमारी 1001 एमसीक्यू सीरीज का 7th सेशन 7th यूनिट यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आपके लिए खूब सारी क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट हो रही हैं यूजीसी नेट स्पॉटलाइट चैनल पे, जिसमें हम यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा 24th को, उसके लिए प्रिपरेशन करते हुए चल रहे हैं। तो कॉमर्स का एग्जामिनेशन 24th को है, उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है एंड वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ आपके लिए मैंने स्टार्ट की थी। एंड इस सीरीज़ में हमने 6 यूनिट्स जो हैं वो कवर कर ली हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं और यूनिट नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूनिट में बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन आपको देखने को मिलता है। और ये जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। तो आप हल्का सा अगर इन जो भी चीज़ों को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और एक बार क्वेश्चन जो है अच्छे से लगा लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन में भी रिकॉल कर पाना एंड अपने क्वेश्चन सही कर पाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं। इतना लाइक एंड शेयर आप कर दीजिए। अगर आपने अभी भी कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एज अ मॉक टेस्ट जरूर दें। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी पेपर से पहले 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाना, ताकि आप अच्छे से टाइम मैनेज कर सको। और 3 से 6 बजे के टाइम पीरियड में आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर इस बार सेकंड शिफ्ट में होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप में से कोई दिसंबर की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे बच्चे इस बार जो है दिसंबर की तैयारी कर रहे होंगे, अब इस समय से तैयारी करना शुरू कर देते हैं जैसे हमारे एग्जामिनेशन वगैरह हो जाते हैं मास्टर्स के। तो बिल्कुल दिसंबर के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, डिटेल बैच आपके लिए जो है वो लाइव हो जाएगा जुलाई से, और जुलाई में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी जो है एनरोलमेंट ले सकते हैं। एक गोल एक बैच और जेआरएफ आपका, ये हमारा वादा है और इसी वादे को पूरा करने के लिए आपके लिए कंप्लीट बैच लेके आए हैं। 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आपको क्लासेस मिलती हैं एंड लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं। साथ ही साथ पेपर 1 और जो भी आपका पेपर 2 है वो 14 पेपर 2 में पेपर 2 अवेलेबल हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप ले सकते हैं। क्या क्या फीचर्स होंगे, तो स्मार्ट स्टडी प्लान पेपर 1 एंड पेपर 2 का रहेगा। टॉपिक वाइज वीडियोस होंगी, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज। साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, कंप्लीट नोट्स, प्रिंटेड नोट्स एंड पीडीएफ्स आपको मिलेंगे। पीवाईक्यूज ट्रेंड एनालिसिस के साथ आपको मिलेगा। इग्निशन बैच के नाम से आपको यहाँ पे जो है 10 से 12 साल के पीवाईक्यूज मिलते हैं। मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं विद एनालिसिस एंड साथ ही साथ वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर होगा। कंप्लीट आपको जो है हर चीज प्रोवाइड की जाएगी जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। और पूरी टीम जिनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ जो है पीएचडी में एनरोल्ड है, कुछ की पीएचडी हो चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्लियर है या पीएचडी जो है हो चुकी है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो है काफी समय जो है बिताया है। तो वो सभी टीचर्स जो हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं और वो हर चीज आपको बताएंगे जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। जब हम एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारी अप्रोच भी उसी तरीके से रहती है। तो वो सारा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है डिटेल बैचेस के थ्रू। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं पेपर 1 एंड कंप्लीट पेपर 2 की। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बहुत इजी यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, ध्यान से हर चीज को कवर करिएगा। कंप्लीट रिवीजन आपकी होने वाली है और मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट से आपको वो टॉपिक्स कवर करवाने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और क्विक तरीके से कैसे आप जो है एक बार क्विकली रिवाइज करके अपने 2 नंबर जो है पक्के कर सकते हैं। क्वेश्चन डेफिनेटली आपको वहां से देखने को मिलता है। कमेटीज वाले टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, और जो हिस्ट्री है बैंकिंग की वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको जो है मैं क्विक तरीके से रिवाइज करवाऊंगी और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हम कंप्लीट यूनिट को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन। लेट्स गो। आगे देखो, यूनिट नंबर 7, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Which of the following are not directly financing small scale industries? कौन है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पैसा नहीं दे रहे हैं डायरेक्टली?
सिडबी, वर्ल्ड बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IMF, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नाम से ही पता लग रहा है सिडबी जो है बनाया ही नहीं के लिए गया था, है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, और नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी। IMF जो है वो नहीं देता है, IDBI नहीं देता और वर्ल्ड बैंक भी नहीं देता है। B, C और D इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनके ईयर याद रखना, सिडबी आया था 1990 में, इडबी आया था 1964 में, IMF आया था 1944 में, 1945 में एग्जिस्टेंस हो गई थी, है ना, और ऐसे ही वर्ल्ड बैंक जो है वो भी हमारा 1944 में ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के तौर पे बना था, बट एग्जिस्टेंस 45 में ही थी। बेजल के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? ये क्वेश्चन ना मतलब आया हुआ है पहले भी, लाइक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से आया था। BCBS कमेटी का नाम याद रखना, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, इनिशियली इसका नाम इस कमेटी के नेम पे रखा गया था। इज इट करेक्ट और नॉट? नॉट ट्रू बताना है आपने। बेजल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ 15 कंट्रीज, एस्टेब्लिश हुआ था 1974, यस, कल भी हमने डिस्कस किया था। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। क्यों हुई थी इसकी एस्टेब्लिशमेंट? कि इंटरनेशनल लेवल पे हम ये देखना चाह रहे थे कि जो बैंक्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म करे, जो हमारा क्रेडिट है वो अच्छे से सप्लाई हो, ये सारी चीजें। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ये गलत है क्योंकि 10 कंट्रीज थी ना कि 15, ठीक है, तो यहाँ पे 15 नहीं 10 आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, BCBS को डेवलप किया गया था सो दैट फाइनेंशियल सिस्टम में स्टेबिलिटी आए एंड हमारे जो सिस्टमेटिक क्राइसिस हैं उनसे हम बच सकें। जब हमारा बेजल 3 आया था वो तब आया था जब हमारा लेमन ब्रदर्स का बैंक था US में, वो बिल्कुल खत्म हो गया था, और वो इतना बड़ा बैंक था जिससे फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिले थे, राइट। बेजल 1, 2, 3 याद रखना, कब कौन सा आया था, इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था, कौन सा रिस्क उसमें कवर था, कौन से उसमें पिलर्स थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, G10 था, राइट। Inflationary pressure exists in the economy, then which of the following measures will be appropriate? Inflationary pressure means मनी सप्लाई का बढ़ जाना, जिससे हमारी चीजों की कीमतों का बढ़ जाना। तो क्या किया जाएगा उस समय? मनी सप्लाई बढ़ेगी तो कंट्रोल किया जाएगा मनी सप्लाई को। मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे की जा सकती है? कॉन्ट्रैक्ट करके, मींस RBI जो है सिक्योरिटी सेल करके पैसा ले लेगी, लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो यस, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। CRR SLR बढ़ा दिए जाएंगे जिससे बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा आगे लोन पे देने के लिए, सही बात है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज नहीं इंक्रीज किया जाएगा, बैंक रेट इंक्रीज किया जाएगा सो दैट लोन महंगे हो जाएं और लोग लोन ना लें। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन के आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन प्रेशर का मतलब क्या है? जो सप्लाई और डिमांड है उससे प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं। हमारा जर्नल प्राइस जो है बढ़ रहा है क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी बहुत ज्यादा है और डिमांड जो है उससे फिर ज्यादा हो रही है, बट सामान जो है, वस्तुएं जो है वो कम है, तो इस वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं उन चीजों के। तो इसीलिए इसको खत्म करने के लिए हम सप्लाई कम करना चाहते हैं। चलिए देखिए आगे, रीएश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? रीएश्योरेंस, जब इंश्योरेंस कंपनी अपना इंश्योरेंस करवा लेती है ना, रीएश्योरेंस उसको बोलते हैं, पूर्ण बीमा। ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? उद्देश्य, क्यों करवाया जाता है रीएश्योरेंस? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, A, C एंड D। B, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है क्या? अरे नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने किसी का इंश्योरेंस किया है और मैंने बोला है तुम्हारा 5 लाख का कवर मैं करूँ, मैंने आगे इंश्योरेंस करवा लिया अपना,
तो मैंने 3 लाख का करवाया, तो मेरे को 3 लाख कोई और कंपनी देगी और मैं आगे 5 लाख दूंगी, तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड हो गई कि 3 लाख तो मुझे वहां से मिल जाएंगे, 2 लाख मुझे और देने हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क कम होता है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी में तो रिस्क ज्यादा होता है, तो यहाँ पे जो है इसको एलिमिनेट करना था आपने, आंसर निकल के आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी इन अंडरराइटिंग ओवर अ पीरियड का मतलब क्या है, रीइंश्योरेंस हेल्प करता है कि जो इंश्योरर का लॉस है ना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसको फ्लक्चुएशन से बचा सके, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ सके, एक फ्लक्चुएशन से हम बच सके जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। फिर सेफगार्ड अगेंस्ट सीरियस इफेक्ट ऑफ कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल इंश्योरर है उसको कोई ऐसा वो बहुत बड़ा मेजर कोई लॉस हो जाए, उस इवेंट से जो लॉस हो रहा है उससे उसको कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे और ज्यादा फायदा हो जाता है कि आप एक नहीं, आप बल्कि 2 लोगों से इंश्योर्ड हो चुके हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी एक पर्सन ने अपने आप को भी इंश्योर करवा लिया, तो आपको इंश्योर किया एक पर्सन ने, अपने आप को इंश्योर करवा लिया, तो आपके पास जो है अब डबल कवरेज हो गई है, मतलब डबल कोटिंग, आपको डबल प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। अब बात आती है लॉ ऑफ एवरेज क्या है। देखो कोई चीज है, अगर मैंने कोई जोखिम लिया है अकेले तो सारा नुकसान मेरा होगा, 2 लोगों ने मिलकर लिया तो नुकसान आधा आधा हो जाएगा, 4 लोगों ने मिलकर लिया तो नुकसान 1/4 हो जाएगा। ये है लॉ ऑफ एवरेजेस, कि जब आप अपने रिस्क को ज्यादा लोगों में बांट देते हो, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो, तो आपको लॉ ऑफ एवरेज से कम नुकसान मिलता है। तो यस, आपका नुकसान जो है वो कम हो जाता है। तो ये एवरेज क्लोज है, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज ये है। एक हमने पढ़ा था एवरेज क्लोज क्या था, जब हमने ओवर इंश्योरेंस और अंडर इंश्योरेंस करवाया होता है, कि जितना भी आपने इंश्योरेंस लिया है कोई चीज के लिए, उसका कितना परसेंटेज आपने इंश्योर करवाया है, उसी के बेसिस पे परसेंटेज क्लेम आपको मिलेगा, है ना, जो नुकसान होगा उसमें। अगर आपने कोई चीज का अंडर इंश्योरेंस करवाया, 5 लाख की चीज का 2.5 लाख ही कवरेज लिया है, तो आपका नुकसान अगर 50,000 हुआ है तो आपको 25,000 ही क्लेम मिलेगा। एक तो वो एवरेज है। एक यहाँ पे एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज क्या है कि जब आप वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो अपने खतरों का, रिस्क का, तो आपको यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं मिलता है। तो लॉ ऑफ एवरेज मतलब सबके पास वो रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा इक्वली, ये चीज आती है, ठीक है, सो दैट आपका रिस्क जो है वो मैनेजेबल हो सके, इसके लिए यहाँ पे ये चीज की जाती है। Which of the following is not a speculation या speculator in stock exchange? Speculators कौन होते हैं? Speculators वो लोग होते हैं जो एडवांटेज लेना चाहते हैं मिसप्राइसिंग का और रिस्क ज्यादा लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हमारे पास जो है अलग अलग तरीके से स्पेकुलेटर्स डिफाइन किए हुए हैं। ये क्वेश्चन बस मैं ये स्पेकुलेटर समझाने के लिए लेके आई हूँ, है ना। बट आप अगर ये जानते होंगे इनमें से जो आंसर है इसका, उसका मीनिंग, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। ब्रोकर कौन होते हैं? जो आपकी डील करवाते हैं सिक्योरिटीज को सेल परचेज करने के लिए और बीच में ब्रोकरेज लेते हैं, दलाली लेते हैं, है ना, इंटरमीडिएरी के तौर पे काम करते हैं। तो ये स्पेकुलेटर होते हैं क्या? जी नहीं। स्पेकुलेटर में हमारे पास आता है बुल, बियर, स्टैग और लेम डक। ये 4 तरीके के स्पेकुलेटर हैं। ये बेसिकली होते क्या है, ट्रेडर या इन्वेस्टर जो एसेट्स को खरीद लेते हैं बहुत थोड़े समय के लिए। मींस जैसे ही इनको लगता है कि प्राइसेस में अब हमें चेंज देखने को मिल रहा है और हमें प्रॉफिट होने वाले हैं, तभी की तभी सेल कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट कमाने की इच्छा से क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, एसेट्स को होल्ड करते हैं और जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं बेच देते हैं। तो ये स्पेकुलेटर्स होते हैं। तो इनकी ना स्ट्रेटजीज होती है किस तरीके से काम करते हैं, तो उसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। टाइप ऑफ स्पेकुलेटर्स, बुल, बियर, स्टैग और लेम डक। जो बुल होता है ये ऑप्टिमिस्टिक होता है। ये क्या बिलीव करता है कि हमारे जो है प्राइसेस बढ़ेंगे, हमने खरीदा सस्ते में, बेचेंगे हम ज्यादा पे, है ना। तो इनका मकसद भी यही रहता है, ज्यादा प्राइस पे सेल करना। और ये जो है ये शेयर्स को बाय करते हैं, मतलब लॉन्ग पोजीशंस लेते हैं, ये शेयर्स को खरीद के रख लेते हैं, है ना, खरीद लिया अब बेचेंगे हाई प्राइस पे, वो लोग हैं। बियर होते हैं पेसिमिस्टिक, इनको हमेशा डर लगता रहता है, इनको लगता है प्राइसेस ना फॉल कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये बोरो करते हैं और फिर सेल कर देते हैं, फिर जो है बोरो करते हैं, फिर सेल करते हैं। मतलब ये लंबे समय तक टिकते नहीं है, ये चेंजेस लाते रहते हैं, मतलब सेल परचेज करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट्स इनके डिक्लाइन होते हैं क्योंकि ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं, लंबे समय तक होल्ड नहीं करके रखते, राइट। फिर स्टैग आता है कॉशियस ट्रेडर, ये हर चीज का ध्यान रखते हैं, कॉशियसनेस के साथ काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, नए आईपीओ वगैरह आ रहे हैं उनको लेंगे, है ना, फिर उनको जो है लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट पे सेल कर देंगे।
लेम डक क्या होते हैं? ये स्ट्रगलिंग ट्रेडर, इनका काम नहीं बन रहा है ना, तो ये ऐसे हैं जिनको बहुत लॉसेस हो रहे हैं और इन्होंने जो है अपना जो देखा, इनको लगा था प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर सेल करेंगे, प्राइसेस बढ़ ही नहीं रहे, कम हो रहे हैं, और इन्होंने सेल किया तो यहाँ पे जो है नुकसान हो गया। ये अपने जो डेट्स हैं वो भी कवर नहीं कर पाते तो इनको नुकसान होता है। ये सबसे बुरी कंडीशन यहाँ पे हो जाती है इन चारों में। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी था। और ये 4 टाइप के स्पेकुलेटर्स से याद रख लेना। आर्बिट्रेजर्स, स्पेकुलेटर्स, हेजर्स, ये क्या होते हैं? ये भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। स्पेकुलेटर्स मैंने बता दिया। आर्बिट्रेजर्स वो लोग होते हैं जो मार्केट इनपरफेक्शन की हेल्प से प्रॉफिट्स कमाते हैं। इनका रिस्क नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग, बट फिर बाद में डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से चीजें सेटल हो जाती हैं और ये कुछ टाइम तक ही बस प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता। फिर हेजर्स होते हैं जो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं, जो फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस को यूज करके अपने रिस्क को कम करते हैं, वो हमारे हेजर्स होते हैं। उनका मेन काम क्या है कि जो रिस्क हो सकता है उससे बचना, प्रॉफिट कमाना उनका उद्देश्य नहीं है, रिस्क से बचना उनका उद्देश्य है हेजर्स का। चलिए आगे देखिए, प्राइमरी मार्केट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग। यस सिद्रा, बिल्कुल, बुल बाय शेयर्स एंड बियर सेल शेयर्स। प्राइमरी मार्केट, न्यू इश्यू मार्केट, ग्रेट सिग्निफिकेंस है इकोनॉमी के लिए, और इट इज थ्रू द प्राइमरी मार्केट दैट फंड्स फ्लो फॉर प्रोडक्टिव पर्पस फ्रॉम इन्वेस्टर टू एंटरप्रेन्योर्स। तो बिल्कुल सही बात है, आईपीओ लेके आते हैं एंटरप्रेन्योर्स एंड फिर अपना जो है शेयर्स वगैरह सेल करते हैं। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, और यहाँ पे क्या होगा? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इज इट? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नोट? अगर मैं आपसे पूछूं तो यस, आर जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये भी मेंशन करोगे। चलिए आगे देखिए, प्राइमरी मार्केट जो है न्यू इश्यू मार्केट होती है जहां पे इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं और एंटरप्रेन्योर के पास वो चला जाता है, नई सिक्योरिटीज इशू की जाती हैं और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू होती है न्यू इश्यू मार्केट में। यस, मैच करना है आपने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, सिडबी, कैपिटल एडिक्वेसी। बड़ा इजी सा सवाल है ना? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या देखता है? मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कब बना था? 1982 में, राइट। आरबीआई बना था 1935 में, एक्ट इसका 1934 है हालांकि। सिडबी 1990 लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी जो है ये किस लिए हम बनाते हैं? एनपीए ना हो, है ना, तो इतना तो हमारे पास पैसा हो, कैपिटल एडिक्वेसी हो कि हमारे जो है नॉन फॉर प्रॉफिट, अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो उनसे भी हम डील कर सके, राइट। तो आंसर हमारा जो है वो बन जाएगा, ए का 3 बनेगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही सीधा सा आंसर था ये तो, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखो। फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया, मतलब सिडबी, इडबी, नहीं इडबी नहीं, सिड, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, सेबी, आरबीआई, है ना, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एएमएफआई, उनकी बात हो रही है। सिडबी इडबी ये तो डेवलपमेंट बैंक्स में आते हैं, राइट। सी आंसर आ रहा है, दोनों ही ट्रू हैं। यस, बोथ आर ट्रू। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और मार्केट्स में काम अच्छे से हो सके, फेयर तरीके से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो उसके लिए बनाए जाते हैं। आरबीआई मनी मार्केट को देखता है, सेबी कैपिटल मार्केट को देखता है, म्यूचुअल फंड्स को देखता है, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है, पीएफआरडीए पेंशन फंड्स को देखता है, और म्यूचुअल फंड्स की प्रमोशन के लिए एएमएफआई है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो ये अच्छे से काम हो सके, ऑपरेशंस अच्छे से परफॉर्म किए जा सके फाइनेंशियल बॉडीज के द्वारा, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ये मेक श्योर करते हैं। फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया आर एस्टेब्लिश्ड टू क्रिएट कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ट्रू, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेगुलेट फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन द मार्केट। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की तरह यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, बेसल के 3 पिलर्स हैं, मैच कर दो।
पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। पिलर 1 कैपिटल एडिक्वेसी की बात करता है, क्योंकि ये बेसल 1 में भी था मैम, हमें इस तरीके से याद रह जाता है ना। और हमारा सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस पिलर 2 में था क्या, और पिलर 3 में मार्केट डिसिप्लिन। इज इट यस और फॉल्स? बताओ भाई। ए नहीं समझा क्या चीज इसमें फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज क्यों बनाई गई हैं? सो दैट जो फाइनेंशियल मार्केट है वो अच्छे से काम कर सके। हाँ, तो फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट हम पढ़ते हैं, वहां पे इंश्योरेंस और पेंशन फंड भी इनडायरेक्टली आ जाते हैं, कैपिटल मार्केट का ही पार्ट होते हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छे से काम हो सके। तो ये बात सही है, तो ट्रू है, ठीक है। 26 में स्टेटमेंट 1 नहीं समझ आई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये क्या करता है? ये मनी मार्केट को कंट्रोल करता है ना, ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, तो ये क्रेडिट को कंट्रोल करता है। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था क्या, जहां पे 10,000 रुपए से 1 लाख रुपया बनाना सिखाया होगा आपको आपके टीचर ने, है ना। तो वहां पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, कुछ अमाउंट अपने पास रख के बाकी आगे एडवांस दे देते हैं, फिर उसमें से कुछ अमाउंट रखते हैं आगे एडवांस दे देते हैं। 10,000 रुपए से आपका जो है 1 लाख रुपया बन जाता है। तो कमर्शियल बैंक का काम है क्रेडिट को क्रिएट करना, पर ये इतना क्रेडिट क्रिएशन ना कर दे कि मनी सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाए कि वहां पे फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाए। उसके लिए क्या किया जाता है, मनी मार्केट जो है उसमें हमारा जो आरबीआई है बेसिकली वो क्या करता है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि एक लिमिट से ज्यादा चीजें जो है वो ना हो, मनी सप्लाई एक लिमिट से ज्यादा ना हो। चलो 27 में समझ आ गया, ठीक है, इंडिया की रेगुलेटरी बॉडीज क्यों बनाई गई हैं। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे मैं सही कर रही हूँ या गलत। तो यहाँ पे जो है पिलर 2 सुपरवाइजरी होता है, आप आंसर बी दे रहे हो, सी दे रहे हो, समझ नहीं आया, डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा यार। क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर दे रहे हो। पिलर 2 मार्केट डिसिप्लिन कब से होने लग गया? मार्केट डिसिप्लिन तो 3 है ना, सुपरवाइजरी रिव्यू है भाई, स्टैटिक पोर्शन है ये, याद रखिए। पिलर 1 जो है वो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी की बात करता है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करता है, टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, कल भी डिस्कस किया था ये थोड़ा सा। फिर उसके बाद पिलर 2 जो है वो बात करता है कि रिव्यू प्रोसेस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना। और मार्केट डिसिप्लिन जो है वो पिलर 3 होता है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा। 1 मिनट के लिए तो मैं ही सोच में पड़ गई थी कि मेरा सही है या नहीं, फिर मेरे को आंसर देख के लगा हाँ ठीक है, याद रखो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे जो है हम रिस्क को भी लेके चलते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। सुपरवाइजरी रिव्यू में हम देखते हैं कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैसी हैं, राइट। और हम मार्केट डिसिप्लिन में बात करते हैं कि कैसे हमारे को ध्यान में रखना है कि हर चीज प्रॉपरली डिस्क्लोज हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, सो दैट बढ़िया तरीके से बैंक्स अपना काम कर सके। चलिए आगे देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिलेटेड, और किस पर्टिकुलर चीज के लिए कौन सी एजेंसी है वो आपने यहाँ पे मार्क करना है। स्मेरा रेटिंग, क्रिजल, केयर, ब्रिकवर्क, और किसके लिए है ये? सिबिल जो है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, वो मैंने दिया ही नहीं, वो तो जानते हो आप 300 से लेकर 900 तक की रेटिंग होती है ना। क्रिजल सबसे पुरानी है ना, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ए ओके। एमएसएमईज के लिए स्मेरा है, इज इट? एक ही ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन है ये, तो आंसर जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है। स्मेरा जो है वो बात करता है किसकी? स्मेरा बात करता है यहाँ पे लार्ज कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, सॉवरिजन रेटिंग्स, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज हैं, है ना। और क्रिजल जो है ये है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और गवर्नमेंट रेटेड एंटिटीज के लिए, रिलेटेड एंटिटीज के लिए। केयर जो है वो है हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। मैंने यहाँ पे गलत तो नहीं मार्क कर दिया? 1 मिनट देखूं, मेरे को भी थोड़ा सा गड़बड़ लग भी रहा है, बट मेरे को एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रहा। 1 मिनट रुको, चेक करते हैं इसको भाई, जस्ट गिव मी मिनट, 1 मिनट।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। स्मेरा जो है ये एमएसएमई के लिए है ना? हाँ ये गलत है, इसमें आंसर मैंने गलत मार्क किया है, ए का 2 ही होगा। एमएसएमई के लिए स्मेरा ही है, जिसको एक्यूट रेटिंग भी बोलते हैं आज के टाइम पे, है ना। और क्रिजिल जो है वो किसके लिए है? ये कॉर्पोरेट्स है जिनको अपने इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करना होता है। तो जो क्रिजिल है ये लार्ज कॉर्पोरेट्स, बैंक्स, सॉवरेन रेटिंग, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रेजेंस है जिनकी, उनके लिए है। तो सही बात है ये भी। एक मिनट रुको। हाँ ये क्रेडिट वर्दीनेस एस्टेब्लिश करता है कंपनीज की, है ना, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए, बैंक्स के लिए और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। ये गलत मार्क्ड है भाई, यहाँ पे ए का 2 होगा और बी का जो है वो 1 होगा, ठीक है। केयर रेटिंग जो है ये किसकी बात करता है? केयर्स जो है वो बात करता है यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की जिनको इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल बॉडीज और फाइनेंशियल सेक्टर। और ब्रिकवर्क्स रेटिंग जो है ये बैंक लोन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल पेपर, फिक्स्ड डिपॉजिट, सिक्योरिटीज, रिसीट्स वगैरह के लिए रेटिंग देता है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। यार इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, थोड़ी सी गड़बड़ तो है इसमें। हाँ ए का तो 2 होगा, ए का 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको चेक करती हूँ मैं, शायद मैंने ऑप्शंस आगे पीछे करे हैं और मैं भूल गई हूँ कौन सा क्या था। चेक करूंगी मैं इसको, ठीक है, फिर देखते हैं। अभी इसको रहने दो, इसको छोड़ दो। तो हमारा स्मेरा जो है एसएमई सेक्टर के लिए है। क्रिजिल जो है ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट रेटिंग एजेंसी है जो लार्ज कॉर्पोरेट्स, बैंक्स को देखता है। केयर रेटिंग जो है ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हमने करनी है म्यूनिसिपल बॉडीज, फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए है। और ब्रिकवर्क रेटिंग जो है ये स्पेसिफिक सेक्टर्स। आंसर इसका ए ही होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। आंसर इज ए ओनली, नॉट बी। आंसर जो है वो ए होगा इसका, ये मार्क कर लो, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। केयर, फाइनेंशियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, सही बात है ये, है ना। तो यहाँ पे आंसर सी का मैच हो जाएगा 3rd से, ठीक है। आंसर इज ए ओनली, गलती से मैंने बी मार्क कर दिया होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ एक्सप्लेनेशन में करेक्ट दे रखा है, वो गलती से मैंने गलत मार्क कर दिया। पढ़ लेना इसको एक बार, है ना। चलिए इसको देखो, 6 स्टेटमेंट है, आपने बतानी है कौन से स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बैंक्स के लिए सही है। अलग अलग 6 तरीके के बैंक हैं यहाँ पे, आरआरबीज, फॉरेन बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक। अच्छे से देख लो, फिर हिंदी में दिखाती हूँ। हिंदी देखो भाई, इंग्लिश में आई होप आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। 2 आंसर आ रहे हैं मेरे पास, ओके। ध्यान से पढ़िए, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान से पढ़िए। मैंने यहाँ पे सारे बैंक्स कवर हो जाएं उसके लिए एक कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया। ऐसा कोई इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, ये मान लो 2 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को जो है 60 ही प्रैक्टिस करवाने और कवर करना है पूरा सिलेबस। थोड़ा सा चालाकी की है मैंने।
ए बी दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, दो ऑप्शन तो मैंने दिए ही फालतू हैं, ऑल और नन। ये तो देखते ही कैंसिल होंगे। पांचवी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है ना, आरआरबी से रिलेटेड है। तो इन तीनों से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है जो आपका प्रायोजक बैंक, उससे मिलके पैसा आता है यहाँ पे 50, 15 एंड 35%। तो बी को मिले हैं 3 वोट और ए को मिले हैं 2 वोट। एक और आंसर दे दो, देखते हैं टाई हो रहा है या जीत रहा है बी या ए। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, पेमेंट बैंक परमिटेड टू इशू क्रेडिट कार्ड, कब से, कब से? अरे जब ये लोग लोन ही नहीं देते हैं तो किस बात का क्रेडिट कार्ड? 2 लाख रुपए तक का सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं, तो एक कैसे हो सकता है? गलत, गलत। ठीक है, आंसर बी ही आना है इसका बस। ठीक है, बी जीत गया। ये मतलब ये गलत कर रहे हो यार, ऐसे ना करो, है ना, मेरा विश्वास उठ जाता है रिवीजन से फिर, अगर ये इतनी इतनी छोटी छोटी गलती करोगे। ए तो आ ही नहीं सकता था, क्रेडिट कार्ड कब से इशू करने लग गए? बेचारे सिर्फ 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट लेते हैं, ना तो आपको कोई लोन देते, जब लोन ही नहीं देते तो क्रेडिट कार्ड किस बात का दे देंगे? स्मॉल फाइनेंस बैंक परफॉर्म बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। यस, बनाए क्यों गए थे पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक? फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत। और यहाँ पे किसको हेल्प करते हैं? अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स को, जिनको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं या जिनको सही से सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, राइट? तो यहाँ पे जो है आंसर में बी आएगा, 100% आएगा। कोऑपरेटिव बैंक्स रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आर रेगुलेटेड सोनली बाय द आरबीआई। तो ये बात सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई से नहीं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उससे भी तो होंगी। तो जब भी आरबीआई जो है, ये तो फादर ऑफ ऑल बैंक है, इससे तो हर कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे तो करवाना ही पड़ता है। बट जो आपका खुद का एक्ट है, जैसे आरआरबी है, 1975 का एक्ट है इनका या 76 का जो भी है वो, और साथ ही साथ आरबीआई और बैंकिंग रेगुलेशन से फॉलो होते हैं। तो इन पे भी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई नहीं, जो इनका खुद का एक्ट है वो भी, एंड साथ में आरबीआई भी इसको एडमिनिस्टर करता है, तो ये भी गलत हो गया। डेवलपमेंट बैंक सच एज न्यूली क्रिएटेड एनएबीएफआईडी 2021 में बना था, कल किए थे ना 5 बैंक, एक्जिम, नाबार्ड और ये भी था उसमें, एनएच भी था और एक और था। तो यहाँ पे जो है फोकस करता है किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर में। यस, और ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रादर कि डे टू डे कमर्शियल बैंकिंग का काम करे। तो डेवलपमेंट बैंक्स में है ये, बिल्कुल सही बात है। आरआरबीज जो है वो ऑपरेट करते हैं लोकली टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज स्पेसिफिकली टू रूरल एरियाज। यस, रूरल बैंक्स है तो रूरल एरियाज के लिए ही है। और इनमें इक्विटी जो है 3 लोगों की होती है, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक और स्पॉन्सर बैंक। सेंट्रल बैंक का 50% हिस्सा होता है और स्टेट बैंक का 15% का हिस्सा होता है, और 35% जो है वो हमारा स्पॉन्सर बैंक का हिस्सा होता है। फॉरेन बैंक्स मस्ट मेंटेन अ फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो ऑल द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। वाह वाह वाह, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करनी है, किसने बोला है? गलत है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कि इंडिया में जो है आपकी ब्रांचेस होंगी, है ना, हेड ऑफिस आपका फॉरेन में ही होगा, तभी तो आप फॉरेन बैंक कब बनोगे? जब आपका हेडक्वार्टर फॉरेन में और आप ब्रांचेस इंडिया में खोल रखे हो। तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है ना, तो नॉर्म्स को पूरा करना होता है। ये 2023 में पेपर में आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये बात बिल्कुल गलत दे रखी है कि हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करनी। जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वहां के रूल रेगुलेशंस तो फॉलो करने पड़ेंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जैसे डोमेस्टिक मार्केट होती है, जिस डोमेस्टिक बैंक होते हैं, वैसे ही फॉरेन बैंक्स को भी इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी होती है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में पैसा देना होता है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस पे, इनको सॉल्व करो। स्टेटमेंट्स हैं, बताना है आपको कौन से स्टेटमेंट सही है और कितनी स्टेटमेंट सही है। ये कितने खुश हो रहे हैं जिन्होंने बी आंसर दिया है ना, चाहे अब तक ज्यादा आंसर गलत होते आ रहे हो, इस क्वेश्चन में जीत गए तो कितनी खुशी हो रही है। नाइस, सारे क्वेश्चन सही करो अब।
Financial system consists of institution, instruments and markets. Financial system provides services which are essential in a modern economy. Financial system is core factor of development and growth. Financial system is possibly the most important institutional and functional vehicle for economic transformation. All चारों स्टेटमेंट सही है. तो आंसर जो है बिल्कुल सारी की सारी स्टेटमेंट सही है. यहाँ पे अगर ये लिखा होता, सर्विसेज भी लिख दिया होता साथ में तो भी सही हो जाता. नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने ओनली नहीं लिखा ना, है ना. तो कंसिस्ट ऑफ दिस दिस दिस, हाँ ये बात सही है, ठीक है. तो सही ही इसको लेके चलेंगे. सर्विसेज होता तो पूरा हो जाता, चारों पिलर्स हो जाते, बट कोई दिक्कत नहीं है इसमें. ऐसा नहीं करेंगे कि सर्विसेज नहीं लिखा तो गलत करेंगे, नहीं. अगर ओनली लिखा होता तो गलत कर सकते थे आप. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन. चलिए देखिए क्वेश्चन ध्यान से. फाइनेंशियल मार्केट की बात हो रही है ना. दो सेगमेंट होते हैं हर एक इकोनॉमी में. ऐसा होता है क्या? हर एक इकोनॉमी में दो ही सेगमेंट होंगे. ये सेगमेंट मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के नाम से जाने जाते हैं. मनी मार्केट डील करता है शॉर्ट टर्म फंड्स में, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में. मनी मार्केट फुलफिल करता है रिक्वायरमेंट फंड्स की फॉर द पीरियड ऑफ अप टू 364 days, while कैपिटल मार्केट डज द सेम फॉर अबव 364 days. क्या होगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर भी डी हो रहा है? आ जाना चाहिए अभी तक तो. यस डी होगा. सारे के सारे स्टेटमेंट जो है सही है. ठीक है. हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट है इसमें कैपिटल और मनी मार्केट दो ही हम एस्पेक्ट को लेके चलते हैं. इंडिया में कोई भी हमारी इकोनॉमी है जो बेसिकली सारी, उनमें ऐसा ही होता है. सभी इकोनॉमी में ऐसा होता है. नहीं ओनली 3 नहीं, ओनली 4 होगा, मतलब ऑल 4 होगा. ठीक है. दो ही हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल. चलिए आगे बढ़ेंगे. आरआरबीज कब बने थे, क्या काम करते हैं, है ना, उससे रिलेटेड है. आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन है. अरे कोई नहीं पुष्पित, चलता. इतना इतना ना सोचा करो. मोर देन 364 था ना, कोई इश्यू नहीं है उसमें. पूरे कंप्लीट 52 वीक्स 364 डेज में होते हैं ना, इसलिए 364 भी लिख देते हैं कभी कभी, है ना. तो आरआरबी 2 नवंबर 1995 को बने थे या 75 को बने थे? बने तो गांधी जयंती पे ही थे, है ना. ट्रिब्यूट दे रखा था गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी ने बोला है कि हमारा जो इंडिया है वो विलेजेस में ही आपको देखने को मिलेगा, है ना. असली जो भारत है वो गांव में बसता है, ये बोला गया था. और रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड करते हैं क्रेडिट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कंसेशनल रेट पे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखते हैं. वीकर सेक्शन है, रूरल सेक्शन, ये देखना है हमें. रीजनल रूरल बैंक मोबिलाइज करते हैं रूरल सेविंग को और चैनलाइज करते हैं सपोर्टिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज. आरआरबीज आर रीफाइनेंस्ड बाय आरबीआई. आरआरबीज को रीफाइनेंस कौन करता है? आरबीआई. पहली स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो दूसरी, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो सही है. तो आरबीआई रीफाइनेंस करता है कैसे? नाबार्ड बना दिया, नाबार्ड आरबीआई के अंडर ही है, और डेवलपमेंट बैंक्स बनाए हैं. तो ये जो है डायरेक्टली रीफाइनेंस नहीं करता, बट आरबीआई के थ्रू ही यहाँ पे आता है. इसमें ना आप आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी भी बोल सकते हो कि मैम फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी गलत है, बट फोर्थ स्टेटमेंट इज नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, इट इज पार्शली ट्रू. ठीक है. तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा. याद रखना आरआरबीज जो है उनको रीफाइनेंस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि नाबार्ड है. ये जो है इसको क्यों बनाया गया है? इसको इसलिए बनाया गया है रूरल डेवलपमेंट कर सके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर सके. ठीक है. तो ये चीज आप ध्यान रखना. चलिए आगे बढ़ेंगे. अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, इनको करना है आपने सॉल्व.
आज हमारी 6 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी, अच्छे से रिवाइज कर लेना, देन 4 यूनिट्स बचेंगी, 10 क्लास बचेंगी। इनकम टैक्स करेंगे परसों से स्टार्ट। थर्टी फोर का आंसर जो है मेरे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बात है। स्टेटूटरी प्रोविजन है, यस। अगर आपने बैंकिंग बिजनेस करना है आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई जो है फादर ऑफ ऑल बैंक है। लाइसेंस मिलेगा आरबीआई से तभी काम कर पाओगे। आरबीआई ऑथराइज करता है सारे एक्ट्स को, बैंक को भी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्सरसाइज करता है इसका अपना कंट्रोल ओवर एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस, यस। अगर आपने बैंक ब्रांचेस खोलनी है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सही बात है। आरबीआई जो है एम्पावर्ड है टू कंडक्ट इट्स इंस्पेक्शन ऑफ बैंक, हाँ, सो मोटो पावर है इसके पास। अगर इसको लगता है कोई बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा तो ये जाके उसकी तहकीकात कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। आरबीआई जो है एम्पावर्ड है टू कलेक्ट क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यस। आप कितना पैसा आपने दिया है, किस चीज में दिया है, सब चीजें यहाँ पे जो है हो सकती है। जैसे शेड्यूल बैंक है उनको तो वीकली अपनी रिपोर्ट देनी है, नॉन शेड्यूल बैंक से भी जो ये इन्फॉर्मेशन है वो ली जा सकती है। सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए मनी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करो। Money market forms the first and foremost link in the transmission of monetary policy impulses to the real economy. Call money, T-bills, certificate of deposit and commercial paper are important instrument of money market. कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी पढ़ा था ना कल, एक दिन के लिए ओवरनाइट बेसिस, 2 दिन से 14 दिन, 15 दिन से 1 साल ना, सी एन और टी याद रखना। टी बिल्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जो है ये हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ट्रस्ट वर्दी, वो अनसिक्योर्ड लोन वगैरह लेती हैं। और कमर्शियल पेपर्स जो है ये भी इशू किए जाते हैं ट्रेड के लिए, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह हमारे होते हैं उनमें आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है रियल इकोनॉमी में, यहाँ पे मनी मार्केट जो है वो लिंक एस्टेब्लिश करती है, पैसा लेना है देना है तो ये आप पैसा ले दे सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से, मनी मार्केट की हेल्प से, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप डील करते हो और यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्प करते हैं पैसा लेने देने में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, ये जो है ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसको हम समझेंगे बस, ठीक है। आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लो, थोड़ा सा देखो कि अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करेंगे। छोड़ के तो आना नहीं है, कुछ ना कुछ तो मार्क करके आना ही है। जो ये आरबीआई वाला क्वेश्चन था ना उसमें हम नाबार्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम पेपर में देखना यूजीसी नेट में, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये देख लो एक बार यहाँ पे, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला है ना, तो यहाँ पे जो है नाबार्ड आरबीआई के अंडर है, तो इस सेंस में इसको ट्रू भी लिख सकते हैं। बट अगर पेपर में आएगा नाबार्ड तो आपने आंसर फिर नाबार्ड ही मेंशन करना है, मेनली तो नाबार्ड ही है, ठीक है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आता है, तो उसमें आरबीआई लिखा हुआ है और एक में ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि ये वाला ट्रू है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा हो जाए, ऑप्शंस पेपर में कैसे आ जाए इस क्वेश्चन के लिए, ये तो पहला तो गलत है ही है, ऑप्शन आ जाए 2, 3 एंड 4 और एक आ जाए 2 एंड 3, तो आप 2 एंड 3 भी लगा के आओगे तो भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी, है ना। तो 2 एंड 3 ही लगा के आना, क्योंकि डायरेक्टली जो है नाबार्ड देता है आरआरबीज को रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी,
जो रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी आरबीआई डायरेक्टली नहीं देता, आरबीआई ने नाबार्ड बनाया है, नाबार्ड फिर आरआरबीज को रीफाइनेंस करता है ना। तो इसके लिए आप 2 और 3 भी इसका आंसर मार्क कर सकते हो। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स भी यहाँ पे करेक्ट हो सकती हैं, ध्यान रख लेना इस चीज का। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑल 3 पेयर्स, तीनों के तीनों पेयर्स जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही जो है वो दे रखे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे बोल रखा है जो ग्रीन शॉक ऑप्शन होता है, ये क्या होता है, कंपनी जब अपने शेयर सेल करती है पहली बार तो वो एडिशनल शेयर्स जो हैं वो सेल कर सकती है पब्लिक को, तो इसको ग्रीन शॉक ऑप्शन जो है बोला जाता है। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो आपने ये डेफिनेशन को जो है वो यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सारी यहाँ पे क्या होता है ग्रीन शॉक ऑप्शन में कि जब भी कंपनी अपने पहली बार आईपीओ लेके आ रही है मान लो, तो वो एडिशनल शेयर्स जो है वो अगर बेचना चाहे तो वो एडिशनल शेयर्स भी सेल कर सकती है। पेनी स्टॉक्स, पेनी मतलब होता है थोड़ा, है ना, तो यहाँ पे पेनी स्टॉक्स छोटी वैल्यू होती है, तो शेयर्स जो है जो लो प्राइस रह जाते हैं विच रिमेन लो प्राइस एट अ स्टॉक एक्सचेंज फॉर अ कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड, उनको पेनी स्टॉक बोलते हैं, जिनकी वैल्यू नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती है पेनी स्टॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं। बट अब बात आती है ये एडिशनल शेयर्स जो है वो कितने बेचे जा सकते हैं, तो ये भी याद रखना ये 15% तक आप जो है एडिशनल शेयर बेच सकते हो जब आप फर्स्ट टाइम यानी कि आईपीओ लेके आते हो। आईपीओ जो है फर्स्ट टाइम आता है। अब एक और चीज होती है एफपीओ, वो चीज ध्यान रखना, वो क्या होता है जब आपका जो डायरेक्टर वगैरह है या आपका जो प्रमोटर है उनके पास जो शेयर्स हैं वो चीज जब आप लेके आते हो, पहले आप आईपीओ करते हो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फिर कुछ शेयर्स जो होते हैं वो डायरेक्टर और प्रमोटर्स को दिए जाते हैं, जैसे डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइंग शेयर्स लेने होते हैं, तो वो जो शेयर्स वगैरह है वो एफपीओ में आते हैं, अगर उनको बाद में ऑफर फॉर सेल किया जाए तो वो एफपीओ बन जाते हैं। सेम क्लास के शेयर दोबारा इश्यू किए जाए एफपीओ बन जाता है ना, फिर उसके बाद उनकी ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। एडिशनल शेयर्स जो है वो आपके 15% तक अलाउ किए जाते हैं, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है ना। तो यहाँ पे जो आपका आईपीओ का प्राइस बना उसके बाद 15% और एडिशनल शेयर आप इशू कर सकते हो। शेयर जो लो प्राइस रह जाते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे क्या कहलाते हैं पेनी स्टॉक्स कहलाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इशू किए गए हैं फॉरेन जुरिस्डिक्शन में सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं, अगर हमारा जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मान लो आरबीआई, वो किसी और पर्टिकुलर कंट्री में जाके निवेश करता है तो वो उनके लिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो जाएगा। ऐसे ही किसी और कंट्री का कोई इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल बैंक है कोई भी, वो हमारी कंट्री में आके निवेश कर रहा है तो हमारे लिए वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन जाता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स यही होते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट इशू किए जाते हैं फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन एफआईआई के द्वारा, तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है पार्टिसिपेटरी नोट्स को। ऑफशोर मतलब क्या होता है फॉरेन से, है ना, और यहाँ पे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। तो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो यहाँ पे इनको बोला जाता है, जो फॉरेन में ही इशू किए गए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। कोई फॉरेन का इंस्टीट्यूशन है फॉरेन में इशू कर रहा है बट वो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, और हमारी कंट्री के जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशन कैसे है वो डेरिवेटिव्स में, तो उसको हम यहाँ पे पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हुए चलते हैं, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान में रखना है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर याद रखना कौन होते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेयर्स वगैरह की, तो यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी आ जाते हैं, क्योंकि एफडीआई एफपीआई में हमने पढ़ा था शेयर्स वगैरह की बात होगी तो वो हमारे एफपीआई में आता है, और हमारे जो है एफडीआई में हम एसेट्स में निवेश करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको याद रख लेना। देखो आरआरबीज एस्टेब्लिश हुए थे, नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, और सिडबी, तीनों ही बहुत इजी से हैं, है ना, अभी अभी किया हमने, तो यहाँ पे आंसर ऑल 3 हो जाएगा, तीनों बिल्कुल सही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 1 मिनट रुको, मुझे ये बताओ, नहीं हेडक्वार्टर वगैरह जो है, हाँ हेडक्वार्टर कहाँ है इनके, सिडबी का हेडक्वार्टर मैं बार बार लखनऊ में बोलती जा रही हूँ, है ना, हमने डिस्कस कर लिया है। जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा,
ठीक है। और आरआरबीज का हेडक्वार्टर है क्या? नहीं मैम, ये तो बैंक्स हैं, अलग अलग बैंक होते हैं, वहां पे जहां ओपन किए जाते हैं वही इनका हेडक्वार्टर्स होता है, राइट। इसका कोई एक हेडक्वार्टर तो नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे बैंक्स हैं। चलिए, मर्चेंट बैंक्स, लोन सिंडिकेशन, फैक्टरिंग, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, वेंचर कैपिटल, माइक्रो बिजनेस फाइनेंस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस मुद्रिका, बिल्कुल सही। 15% ऑफ वट, जितना आईपीओ था उसका ही, जो ओरिजिनली आपने प्लान किया था ना उसी का ही 15%। जैसे आपने 10 लाख के आईपीओ लाए, आप 10 लाख के शेयर्स थे या नंबर ऑफ शेयर 1000 थे, तो 15% उसका ले लोगे, है ना, 150 शेयर हो रह जाएंगे। चलो इसका आंसर बताओ। फैक्टरिंग में क्या होता है? मैम मुझे ना और कुछ नहीं आता, मुझे फैक्टरिंग पता है बस। तो फैक्टरिंग में क्या होता है? फैक्टरिंग में आपने जो सामान उधार पे दिया होता है उसके लिए हम देखते हैं ना कि पैसा हमारा वापस आ जाएगा, हम फैक्टर को पॉइंट करते हैं, तो हमारे वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करता है। हाँ, हमारी शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है कि एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये। तो फैक्टरिंग क्या है? वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करता है, बिल्कुल सही बात है। मर्चेंट बैंक्स जो है वो क्या करते हैं? लोन सिंडिकेशन करते हैं। तो मर्चेंट बैंक्स क्या होते हैं? ये आपका जो है पैसा इकट्ठा करते हैं एंड उसको एक पर्टिकुलर जगह पे निवेश कर देते हैं। तो लोन सिंडिकेशन क्या होता है? कोई बता सकता है लोन सिंडिकेशन का मीनिंग क्या है? ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए, मैंने नहीं पढ़ाई है वैसे, है ना, बट अब पढ़ लेंगे क्यों, क्वेश्चन लेके आ चुकी हूँ। मैंने अभी आपको हिंट दिया, पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो बेसिकली क्या किया जाता है? यहाँ पे पूल क्रिएट किया जाता है फंड्स का। तो जहां पे जो ग्रुप है लेंडर्स का, वो क्या करते हैं? पूल बना लेते हैं फंड का और उसको एक बड़े बोरोवर को दे देते हैं। तो बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट को जब पैसा इकट्ठा करके लोन दिया जाता है तो वो हमारा लोन सिंडिकेशन होता है। इसमें क्या होता है? अलग अलग लोगों से पैसा लिया, थोड़ा 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 पैसा जोड़ के उन्होंने दिया और एक बड़ा पैसा हमने किसी को दे दिया। तो अगर यहाँ पे रिस्क भी होगा वो सबके बीच में शेयर हो जाएगा, तो रिस्क शेयरिंग यहाँ पे हो जाता है। एंड लार्ज स्केल फंडिंग आप बहुत इजीली कर सकते हो थोड़ा थोड़ा पैसा लोगों से लेके। तो ये लोन सिंडिकेशन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? ये बिल्कुल मर्चेंट बैंकर्स करते हैं। अब वेंचर कैपिटल क्या है? ये तो मैम आपने बताया था कि रिस्की प्रोजेक्ट में जब आप पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे जब वेंचर कैपिटल है तो ये माइक्रो बिजनेस फाइनेंस है क्या? ये उनके लिए पैसा देते हैं कि जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, माइक्रो एक इंडिविजुअल यूनिट्स में काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे गलत है, ये हाईली रिस्की प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोन सिंडिकेशन में क्या होता है? अलग अलग लेंडर्स के यहाँ पे ग्रुप बनाए जाते हैं जिसमें पैसा लेके वो एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाते हैं। बिल्कुल सही बात, आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओनली 2 ऑप्शंस या 2 पेयर्स आर करेक्ट। 1 and 2 इज करेक्ट, 3rd इज फॉल्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, कमेटी से रिलेटेड सवाल है। हमने पढ़ा था नचिकेत उसको नरसिम्हम कमेटी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, है ना, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, और दूसरे थे हमारे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। 1991 में फर्स्ट रिफॉर्म्स आए थे, सेकंड आए थे 1998 में। नरसिम्हम कमेटी 1 and 2 ध्यान रखना। फैक्टरिंग फॉरफिटिंग एक ही बात होती है ना, इट इज अ काइंड ऑफ सेम थिंग, बट फैक्टरिंग क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है थोड़ा, फॉरफिटिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जब आप दूसरी कंट्री में देते हो तो वहां पे फॉरफिटिंग ज्यादा यूज होता है। फैक्टरिंग जो है आपने अपनी कंट्री में भी अगर किसी को उधार पे दिया है तो भी यूज हो जाता है, और फॉरेन में भी यूज कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स में हम यूज कर लेते हैं। फॉरेन में वैसे फॉरफिटिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बाकी दोनों सेम ही है वैसे। तो पीजे नायक ने बात की थी कि भाई थोड़ा ऑटोनॉमी दो, फ्रीडम दो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अच्छे से काम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हर चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आता है। तो हमने प्राइवेटाइजेशन की बात यहाँ पे की थी, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। सारे के सारे ही हमारे जो है पेयर्स बिल्कुल सही है। तो ये जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, रघुराम राजन कमेटी, ये भी यहाँ पे मैच करेगी, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ईयर 2021 दे रखा है। DICGC का अमेंडमेंट ईयर 2021 है क्या? ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता बट आ जाता है, ठीक है? तो अपने नोट्स में याद कर लिख लेना इसको या याद रखना। बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, ये कब आया था? और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, मैंने आपको सिर्फ एक करवाया। DICGC का अमेंडमेंट ईयर हमने नहीं पढ़ा था, बट अब यहां से आपको थोड़ा जहन में रख लेना है। कुछ चीजें आपको क्वेश्चंस की हेल्प से ही समझ आएंगी, है ना? क्वेश्चन की हेल्प से ही आप पढ़ पाओगे, तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही बिल्कुल सही है। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट आया था 2019 में। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ही हमने पढ़ा डिजिटाइजेशन के लिए 2007 में आया था, है ना? और डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो 5 लाख तक की गारंटी आपको देता है आपके डिपॉजिट्स पे, ये 2021 में अमेंडमेंट इसमें आई थी। तो ये बात भी यहाँ पे सही है ना? क्या अमेंडमेंट आई थी, क्या थी, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इतना ही याद रख लेना। नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसको करेंगे सॉल्व। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बोल रहा है कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे जो है कोई रेट नहीं डिसाइड कर रहे, हम कोशिश करते हैं कि जो लोग हैं वो कम से कम लोन ले, है ना? हम इस तरीके से उन पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं या उनको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पे पैसा यूज किया जाए। तो ये होती है हमारे पास क्या, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड हमारे पास जो है एक होता है मोरल सुएशन, है ना? तो यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या है कि कब कंज्यूमर को क्रेडिट मिलेगा, क्या क्या उसके नियम होंगे, रूल्स होंगे, उनको हम थोड़ा चेंज करते हैं। एंड इसके बाद जो है यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर पहले आप चाहते हो कि लोग कम लोन लें तो पहले आप क्या करते थे, अगर 10 लाख का किसी को लोन लेना, आप 11 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेके 10 लाख का लोन दे देते थे, 1 लाख का मार्जिन रखते थे। अब आप चाहते हो लोग लोन ज्यादा ना ले, तो अब आप 10 लाख के लिए लोन के बदले 15 लाख की सिक्योरिटी मांग रहे हो, तो लोगों को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए लोन फिर लोग कम लेंगे। फिर इसके बाद है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या मतलब है मैम डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो यहाँ पे अगर आप देखो कि पर्पस जो है वो किस लिए आप यूज कर रहे हो, तो पर्पस के अकॉर्डिंग जो है ना हम यहाँ पे अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। जैसे होता है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि ये प्रायोरिटी है इसको कम इंटरेस्ट पे लोन दे दिया, ये प्रायोरिटी का काम नहीं है इसको ज्यादा इंटरेस्ट पे देंगे, वो चीज आती है। और एक होता है मोरल सुएशन, जहाँ पे मोरली दबाव डाला जाता है कि ये चीज जो है ये अच्छी है, ये चीज को हमें आगे बढ़ावा देना है तो इस पे पैसा लगाइए, इसमें निवेश करिए, बाकी दूसरे पे नहीं करना, वो चीजें यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, ये चीजें आती हैं। और क्वांटिटेटिव में डायरेक्ट में हमारे पास CRR SLR है, जहां पे हमें पैसा रखना होता है RBI के पास, और यहाँ पे पैसा रखना होता है खुद के पास बैंक इटसेल्फ, है ना, लिक्विड फॉर्म में। देन इसके बाद आता है रिफाइनेंस फैसिलिटी, कि आपको जो है रिफाइनेंस किया जा रहा है, कैसे कि जितना पैसा चाहिए आप आगे दे रहे हो, आगे फिर रिफाइनेंस कर रहे हो, जैसे नाबार्ड है वो रिफाइनेंसिंग का काम करता है। ऐसे फिर इनडायरेक्ट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें हम लेके चलते हैं। बेस रेट है, MSF है, MCLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिन स्टेबिलिटी अब ये खत्म हो चुका है, एंड बैंक रेट, जहाँ पे आपको कम समय के लिए लोन चाहिए, ओवरनाइट बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है पैसा, एंड शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक उस बेसिस पे आपकी यहाँ पे कैटेगराइजेशन होती है। तो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है, ध्यान रखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 5 साल से फाइनेंशियल इंक्लूजन पे बहुत काम हो रहा है, रिसर्च में भी किसी से मोस्टली लोग जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ही कर रहे हैं काम। अब ये फाइनेंशियल इंक्लूजन एक डोमेन बन चुकी है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। पहले एक ये वेरिएबल हुआ करता था, तो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल एक्सेस मिलनी चाहिए फाइनेंशियल सर्विसेज में, यस, कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज हर जगह प्रोवाइड कर सकें जिससे हर कोई जो है इसका बेनिफिट ले सके। अब होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, 2-4 पॉइंट मैं आपको लिखवा रही हूँ। ये जो है RBI इसको रिलीज करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को,
है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट। आरबीआई इसको रिलीज करता है, 3 इसके पैरामीटर्स हैं, एक है एक्सेस, एक है यूसेज और एक है क्वालिटी। एक्सेस 35%, यूसेज 45% और क्वालिटी 20% यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और हमारे जो पेंशन सेक्टर हैं इनको हमने कवर किया है। बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और पेंशन सेक्टर, इन चारों को कवर किया है। एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी, ये 3 हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के पैरामीटर हैं। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल आइडेंटिटी, आधार कार्ड, है ना, और हमारे पास नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ये क्या है, ये इसके इनिशिएटिव्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या करता है, आपको सारे ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे जो लोगों को रिक्वायर्ड है, कम से कम कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड किए जाए, सो दैट आप उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सको। ठीक है, ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था कंसेप्ट। और वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बोलता है कि अगर आप पॉवर्टी रिड्यूस करना चाहते हैं ना, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, या रैंकिंग मिलती है। कमेटी कौन सी है, कमेटी रंगरंजन कमेटी, ठीक है। और नचिकेत मोर कमेटी ने भी इस पे काम किया है, जहां पे इन्होंने बोला था विद इन 10 किलोमीटर एरिया आपको जो है बहुत सारी बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है लोगों को, सो दैट उनके लिए बहुत इजी हो जाए बैंकिंग सर्विसेज लेना। अगला क्वेश्चन देखो, आपको इनको अरेंज करना है एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर में। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल सही। लास्ट ऑप्शन है BACED। हिंदी में देख लो, इसकी जरूरत है क्या, नाबार्ड, NHB नेशनल हाउसिंग बैंक, आरबीआई का सब्सिडरी हुआ करता था बट अब नहीं है ना, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एक्सिम बैंक, सिडबी और IDBI। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। हमारा IIBI है, सॉरी IDBI नहीं है। सिडबी और इडबी, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सिडबी था, लार्ज के लिए इडबी था, 1964 में आया था, और ये 1990 में एज ए सब्सिडरी आया था, बट फिर जो है ये अलग अब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अब नाबार्ड जो है शिवरमन कमेटी ने सजेस्ट किया था, 12 जुलाई 1982 में आया था। NHB 1988 में, जहां पे हम नेशनल हाउसिंग की बात करते हैं, जहां पे हर किसी को हर घर मिल सके इजी टर्म्स पे, उस चीज की बात होती है। एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़िया तरीके से हो सके, तो 1982 में आया था जनवरी में। सिडबी अप्रैल टू 1990 में, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। IIBI जो है वो 1971 में आया था। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे ना, IFCI और हमारा IIBI, IDBI, ये सारे जो है 1947, 1951, 1970, 1964 इस टाइम पे आए थे, याद रखना। चलिए RRB से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है, वो क्या है, RRB का रेशो, है ना, वो याद रखनी है। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, वो रेशो यहाँ पे दी भी हुई है। हिंदी में देखो,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। हमारा पहला आरआरबी जो है वो बना था गांधी जयंती पे अक्टूबर 2, 1975। बहुत सही। आरआरबी एक्ट 1976 इस पे एप्लीकेबल होता है, यस। और हमारा जो आरबीआई एक्ट है वो भी, क्योंकि आरबीआई जो है बैंकर्स बैंक है, तो आरबीआई सारे जो बैंक हैं उनको रेगुलेट करता है, तो हमारा आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो भी यहाँ पे लग जाता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 10 करोड़ है क्या? जी नहीं। यहाँ पे जो आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल है आरआरबी की वो है 5 करोड़ से 2000 करोड़। मिनिमम इश्यूड कैपिटल जो है आरआरबी की वो 25 लाख से 1 करोड़ हो चुकी है। आरआरबी आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक 50-15-35, यस सही रेशो है। और सर्विसेज हैं जो आरआरबी की वो सिक्किम और गोवा में नहीं मिलती, ये बात भी यहाँ पे सही है। आरआरबी क्यों लाए गए थे? सो दैट फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर वे में हो सके, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ऐसा भी नहीं है कि आरआरबी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हुआ था, फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बाद में आया है। बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे से मिल सके सबको, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, एंड जो लोग जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से लोन वगैरह लेते थे, फिर उनको बंधुआ बना लेते थे, बहुत पुराने टाइम में ऐसी चीजें होती थी, तो उसको खत्म करने के लिए जो है एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू हम अच्छे से काम करवा सके, कर सके, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, इसलिए लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, अब ये तो आता ही है हमें, बैंक रेट है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, और वेरिएबल रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशो, एसएलआर, लिक्विडिटी रेशो और वेरिएबल रिजर्व रेशो एक ही बात है, ठीक है। इसको आप कर लेना, इसको छोड़ो अभी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। मुझे ना दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताओ जो अपनी सब्सिडरी में मर्ज हो गई हैं। प्रीवियस 2 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के। हाँ, रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए लाए गए थे, यस। कमेटी कौन सी है आरआरबी की? छलपति राव कमेटी है क्या? कोई बता सके तो बता देना। ये हिंदी में आई थिंक नहीं है, नहीं है, ठीक है, नाम ही है ये तो। आईएफसीआई जो है ये कब बना था? 1948 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अभी डिस्कस किया 1964 में, आईसीआईसीआई 1955 में, एंड आईआईएफसीएल जो है ये 2006 में। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अभी मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या होगा? आईडीबीआई और आईसीआईसीआई ये जो है अपनी ही सब्सिडरीज में मर्ज हो गए थे, तो बेसिकली जो है सब्सिडरीज मर्ज हो गई, आप ये बोल सकते हो आप। तो आईडीबीआई और आईसीआईसीआई ये जो है इनकी सब्सिडरीज इन्हीं में मर्ज हो गई थी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमारे पास ना 3 मेन तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। हम बात करते हैं लाइफ की, फायर की और मरीन की। तो यहां पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी और एन ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है, ये 2 चीज हम लेके चलते हैं। अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस है, जब आपने पॉलिसी ली है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, और आपके हैपनिंग ऑफ इवेंट में नहीं है, तो यहाँ पे सही है, आपको जो है क्लेम मिल जाएगा। फायर के केस में दोनों टाइम पे होना चाहिए, मरीन के केस में एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हैपनिंग ऑफ इवेंट पे होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो ना क्लेम लेना, तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर बिजनेस, काम में या पर्सन में हो जब आपने पॉलिसी ली है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में तब हो, जब आपका हैपन हुआ इवेंट मरीन इंश्योरेंस के केस में तब हो, और फायर इंश्योरेंस के केस में दोनों टाइम पे हो। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, तो वो चीज यहाँ पे हमारे पास आती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द पर्सन इंश्योर्ड एट द टाइम व्हेन द इवेंट हैपेंड। जी नहीं, इवेंट हैपन नहीं है, जब पॉलिसी ली है तब है।
और जब फायर इंश्योरेंस है तो दोनों टाइम पे, तो ये बात सही है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, दूसरी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। और क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट हमें प्रूव करना पड़ता है? यस, कभी कभी प्रूव करना होता है, कभी कभी नहीं। प्रूव कब करना होता है? जब आपका ब्लड रिलेशन ना हो। जब ब्लड रिलेशन है तब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ के केस में भी प्रूव करना होता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का ब्लड रिलेशन नहीं है, बच्चों के साथ है, पेरेंट्स के साथ ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, अरे मैं साथ साथ खा रही हूं, मैंने बताया तो है। मैंने लंच कर लिया, नहीं मैंने ब्रंच किया था, ब्रेकफास्ट और लंच मिक्स। आपको मेरे टैलेंट का पता नहीं है। ए बी सी और डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेशनल मेथोडोलॉजी ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बनाए गए थे? कि आपस में जो लोग है ना, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें और एक कॉर्प्स बना लें, जिससे उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। राइट, बेसिक मीनिंग यही है। तो यहाँ पे क्या है, जो विलेज मीटिंग ऑफ विमेन इन विलेजेस बाय MFIs, तो ये बिल्कुल सही है कि लोग विमेन्स के लिए भी स्पेशली बनाया गया था कि जो विमेन्स हैं वो कुछ बाहर जाके काम तो कर नहीं रही, बट उनकी भी नीड्स होती हैं। अब उनके घर वाले उनकी नीड्स पे ध्यान भी नहीं देते, है ना। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, क्या ही चाहिए औरतों को, खाना ही तो बनाना उन्होंने। तो यहाँ पे इस चीज के लिए ये चीजें आई। फिर ग्रुप फॉर्मेशन की बात हुई, यस, आपस में मिलकर ग्रुप बनाया। ग्रुप ट्रेनिंग फॉर 5 to 7 days ऑन प्रोसीजर्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स, ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। यस, उनको स्किल सिखाए गए, क्योंकि अगर आप स्किल नहीं होंगे आपके पास तो आप नहीं अच्छे से काम कर पाओगे। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना कि घर में जो है लेडीज हैं, उनको बहुत अच्छी कढ़ाई बुनाई आती है, बट उनको नहीं पता कि कैसे इस चीज को कमर्शियलाइज किया जाए, तो उस चीज पे यहाँ पे काम किया गया। एंड ग्रुप मीटिंग जो है वंस अ वीक की गई, सो दैट यहाँ पे जो है वो लोग लोन ले रहे हैं अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, उनको रीपे भी कर पाए, उससे अच्छे से काम भी कर पाए। लैंडिंग मनी फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स, ये चीजें यहाँ पे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप में नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है क्या? नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है। माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज कैसे प्रोवाइड किया जा रहा है पुअर्स को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन करोगे, आंसर निकल के आ जाएगा। अरे ग्रेट किरण। तो मैम ये जो एग्जिम बैंक है ना, ये तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होता है, ये पुअर्स के लिए कहां से काम करेगा? इसको हटाओ, ABC आंसर पाओ। कन्वेंशनल वीकर सेक्शन लैंडिंग बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये MFIs जो था ना, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही था ये। राइट, माइक्रो फाइनेंसिंग एक अच्छा टॉपिक है फॉर रिसर्च, इफ यू वांट कर सकते हो आप। सी ऑप्शन क्या है इसमें? सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम्स, तो ये भी डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं सो दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो लोग हैं उनको भी हेल्प हो सके, जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है उनको भी हेल्प मिल सके। आगे देखिए, इनको आपने अरेंज करना है अगेन, IFCI, RRBs, नाबार्ड, नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको पता है RBI जो है वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती, याद रखना इसको। क्या काम नहीं कर सकती RBI? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं खरीद सकती। So the answer is ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो IFCI 1948 अभी किया, RRB 1975 ये भी अभी किया, ये भी अभी किया था, ये 1952 में है NIDC, और 1934 में हमारा जो है RBI है। RBI एक्ट 1935 है, बट RBI जो बन गया था 1934 में, है ना, यही है ना? एक्ट 34 है, 35 है? RBI का एक्ट कौन सा है, 1934 या 35?
आरबीआई एक 1934 है, राइट, काम करना 1935 में शुरू किया था। इनका जो वो था क्या बोलते हैं उसको, हेडक्वार्टर कहाँ पे था? आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था क्या जब बना था? अब मुंबई में है क्या? बॉम्बे में। एक्ट 34 है मैम, और 1935 में काम करना शुरू कर दिया था, है ना, ये याद रखना। मैंने आई थिंक पहले 1935 बोल दिया था एक जगह, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। हमने लेटेस्ट टू अर्लीस्ट करना है, तो सबसे जो रिसेंट अभी बना है उसको सबसे पहले लेंगे, तो नाबार्ड इनमें से सबसे पहले आएगा। प्राइमरी फंक्शन कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग को अच्छे से कर लेना, है ना, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। तो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है क्या? हाँ। आरबीआई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है क्या? नहीं। ठीक है। एजेंसी सर्विस देता है? जी हाँ। डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल्स? जी हाँ। फॉरेन ट्रेड को भी फाइनेंस करता है, यूटिलिटी फंक्शन भी देता है। मैम यहाँ पे तो हमें सारे ही लग रहे हैं, तो हमें सारे तो हैं ये फंक्शन, हमें प्राइमरी फंक्शन ढूंढने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन तो सारे ही हैं, प्राइमरी बताओ। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन है इनका। ए यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसको हटा दो। अब इसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास जब यूटिलिटी फंक्शन की बात आती है, तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन जो है ये प्राइमरी फंक्शन है? नहीं मैम, ये तो बाकी बचे हुए फंक्शंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे ई को हटा दो, ई हट गया। अब इसके बाद जो है डी तो दोनों में आएगा ही, फॉरेन ट्रेड को फाइनेंस करना। बी और सी में से अब ये जो एजेंसी फंक्शन है ये हमारे प्राइमरी फंक्शन आएंगे क्या? नहीं, एजेंसी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन आएंगे। तो ए, सी और डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। मैंने इसको एलिमिनेशन से किया, मैंने इसको एलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व किया है कि ये नहीं हो सकता प्राइमरी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखो, सेंट्रल बैंक का क्या है? क्रेडिट कंट्रोल मेन फोकस है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है 6 मेंबर की, 3 आरबीआई के, 3 गवर्नर और 3 जो है आरबीआई के लोग होते हैं, 3 हमारे गवर्नमेंट से आते हैं लोग, है ना। और ये इनका काम क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आरबीआई का काम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, स्टेबिलिटी है। सेंट्रल बैंक एक अकेला बैंक होता है, कमर्शियल बैंक जो है बहुत सारे हो सकते हैं। क्रेडिट रेगुलेशन यहाँ पे रेगुलेट करता है इकोनॉमी की करेंसी को इश्यू करने में, एंड यहाँ पे जो है डिपॉजिटिंग कैश को यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है। रिलेशन पब्लिक के साथ सेंट्रल बैंक का नहीं है, बट कमर्शियल बैंक का है ना। कस्टोडियन सेंट्रल बैंक जो है फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन है, कमर्शियल बैंक जो है वो कोई कस्टोडियन नहीं है फॉरेक्स का। क्रेडिट पे कंट्रोल जो है वो सेंट्रल बैंक का होता है, कमर्शियल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करता है ना। कैसे? पैसा डिपॉजिट किया, एसएलआर सीआरआर रखा, दे दिया आगे, फिर ऐसे ही सर्कल चलता रहता है और क्रेडिट क्रिएट हो जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो 12th क्लास में आपने पढ़ा हो, 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए बनाए थे, है ना, वो यही क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस थी। फिर इसके बाद डिपॉजिट, तो कमर्शियल बैंक जो है वो कुछ पैसा जो है अपना सेंट्रल बैंक के पास रखता है एज अ सीआरआर, एंड कस्टमर जो है वो पैसा डिपॉजिट करवाते हैं कमर्शियल बैंक पे। लोन ग्रांट कर सकता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक कस्टमर को और बिजनेसमैन को। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करता है। ऑनरशिप की बात करें तो कंट्रीज में जो है गवर्नमेंट ही ऑन करती है आरबीआई को, एंड हाँ रेगुलेटर्स हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर का, बट अल्टीमेट कंट्रोल तो सरकार का ही होगा। और कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ओनरशिप में होते हैं। बैंकिंग सिस्टम में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक हमारा सेंट्रल बैंक होता है, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक के अंडर काम करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक। बैंकर है ये बैंकर ऑफ बैंक, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट होता है कमर्शियल सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक जो है वो कोई बैंकर ऑफ गवर्नमेंट का काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई की सब्सिडरीज। आरबीआई की 5 सब्सिडरी और एक एसोसिएट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक नई नई सब्सिडरी बनी है 2023 में, हाँ 31 मार्च के करीब बनी थी, जब मैं, नहीं 2023 नहीं, मेरा पेपर 2022 में निकला था ना, 2021 में बनी है या 2022 में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 22-21 में ही बनी है। अरे मिल जाएगी पीडीएफ, किसने मना करा आपको? दे दूंगी पीडीएफ, टेंशन ना लो।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेशनल हाउसिंग बैंक नहीं है, नाबार्ड नहीं है ना, डीआईसीजीसी है, बीआरबीएन एमपीएल है, इफ्टास है, रेबिट है और आरबीआईएच है। तो सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन भी नहीं है। तो सी और डी जो है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। एनएच भी पहले हुआ करता था बट अब नहीं है, ठीक है, याद रखना। सी एंड डी इज द आंसर। ये बीआरबीएन एमपीएल क्या करता है, ये नोट छापने का इनका काम है ना, कॉइन्स भी मिंट करते हैं। डीआईसीजीसी क्या है, 5 लाख रुपए तक आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, हाँ दोनों ही प्राइवेट है। इफ्टास जो है, रेबिट जो है, ये हमारी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग या हमारी जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है उसकी बात करता है। आरबीआईएच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, नया नया चीजें आए, नए प्रोडक्ट्स आए, इनोवेटिव चीजें आए और अच्छे से हमारा बैंकिंग सेक्टर काम करे, उसके लिए आरबीआईएच बनाया गया है। अब मैंने बोला इसका एसोसिएट भी है, तो मुझे फटाफट बता दो आरबीआई का एसोसिएट कौन है। एसोसिएट मतलब जहां पे इनका 30% शेयर है। सेक्शन 8 कंपनी है एनसीएफई, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आरबीआई का 30% है स्टेक, सेबी का है और आईआरडीए का है 10%, पीएफआरडीए का है। ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्रमोट करना। फाइनेंशियल एजुकेशन होगी इंडिया में तो लोग अच्छे से चीजें समझ पाएंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन को ही प्रमोट करने के लिए लाया गया है सो दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट जो है वो हम ला सके, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। एनसीएफई ये क्या है, एसोसिएट है आरबीआई की। सेक्शन 8 कंपनी है। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, एनपीए से रिलेटेड सवाल है। हाँ, आरबीआईएच इनोवेशन हब नई इनोवेशंस करते हैं जहां पे नई चीजें हमें मिल सके, नए प्रोडक्ट हमें मिल सके जिससे हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अच्छे से काम करे। हिंदी में देखो, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट एक मैकेनिज्म है जो रिस्क अराइज होता है मिसमैच की वजह से, उसको कंसीडर करता है। हाँ, एसेट्स और लाइबिलिटी बराबर होने चाहिए, बैलेंस शीट इक्वेट तभी होती है, बट अगर कुछ मिसमैच है तो एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट वहां पे आएगा काम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उनको राइट ऑफ कर देना चाहिए जब वो आइडेंटिफाई हुए एज एनपीए। एनपीए तो 90 दिन में बन जाता है, अगर आपको इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रही तो एनपीए बन गया, तो क्या उसको तभी राइट ऑफ कर दो जी, नहीं, 3 साल तक इंतजार करते हैं हम। एनपीए की कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, सबस्टैंडर्ड एसेट, हमारा जो है रिस्क डाउटफुल एसेट और फिर हमारा बनता है लॉस एसेट। तो 3 साल के बाद हम 100% राइट ऑफ करते हैं, 3 साल तक हम उम्मीद रखते हैं पैसा हमें मिल जाएगा। तो ये बात गलत है। अनडिस्क्लोज रिजर्व जो है वो इंक्लूड होते हैं टीयर 2 कैपिटल में, सही बात है। बैंक जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता पब्लिक से फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years, ये क्या हुआ, फिर एफडी कहां जाएगी, गलत है ना, बिल्कुल। फिर इसके बाद हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, वो टीयर 2 कैपिटल का पार्ट है, यस। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल हम कहां पढ़ते हैं, जहां पे हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं। हमारे रिस्क वेटेड एसेट्स होते हैं और हमारा टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल का कंपोनेंट होता है। इस फॉर्मूला से हम ये निकालते हैं कि कितना कैपिटल हमारे पास होना चाहिए सो दैट हम रिस्क को मैनेज कर सकें। एंड उसके लिए हम ये लेके चलते हैं कि इतना मिनिमम हमारे पास जो है टीयर 1 कैपिटल हो, इतना मैक्सिमम टीयर 2 हो, जिससे मिलके हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा हो कि डिफॉल्ट वगैरह ना हो सके। ये क्यों लाए गए थे, जो रिस्क है हमारे उनसे बचने के लिए, बेसल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये सारी चीजें उसी के लिए आई थी, राइट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे टीयर 1 टीयर 2 देख लो, टीयर 1 कैपिटल परमानेंट कैपिटल होती है जो बैंक के पास है, टीयर 2 जो है परमानेंट नहीं है, जो रिडीम करनी होगी। तो पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज्ड फ्री रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व जो सरप्लस है हमारे सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स है, मतलब एसेट बेच के जो आपको पैसा मिला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व,
आपकी इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट टीयर 1 कैपिटल है, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है। यहाँ पे ये क्या है, टीयर 2 परमानेंट नहीं है जो, तो अनडिस्क्लोज रिजर्व्स, क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, जनरल प्रोविजन और लॉस रिजर्व है, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म अनसिक्योर्ड लोन्स है और डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट है। ये सारे हमारे टीयर 2 कैपिटल का पार्ट बनते हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, एनपीए में जब हम बात करते हैं कैटेगराइजेशन की, तो अब मान लो मैंने बोला 90 दिन के बाद एनपीए बना, तो एनपीए जो है वो तो 90 दिन के बाद बन गया, बट अगर मेरा एसेट स्टैंडर्ड एसेट भी है, मतलब वो एनपीए नहीं बना है, तो भी यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है मोर देन 30 डेज हो चुके हैं आपके पास, इंटरेस्ट आपके पास जो है क्या नहीं आया, वो नहीं आया ब्याज, है ना। यहाँ पे है 30 से 60 दिन हो चुके हैं, यहाँ पे आता है फिर 60 से 90 दिन हो चुके हैं, ब्याज नहीं आपको मिल रहा, तो यहाँ पे स्पेशल मेंशन अकाउंट बनाना होता है, SMA 0, यहाँ पे बनता है SMA 1, यहाँ पे बनता है SMA 2, कि यहाँ पे हमारे पास पैसा जो है वो डिले तो हो रहा है ना, 90 दिन डिले नहीं हुआ, 90 दिन हो जाएगा तो एनपीए बन जाएगा, बट स्टिल डिले है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको ध्यान में रखते हैं। स्टैंडर्ड एसेट हो गया, फिर इसके बाद आता है एनपीए। एनपीए में 3 कैटेगरीज होती हैं, सब स्टैंडर्ड, यहाँ पे हम 12 मंथ्स तक रखते हैं अपना एसेट वगैरह, फिर आता है डाउटफुल एसेट जहाँ पे 2 ईयर्स तक रखा जाता है, फिर उसके बाद जो है हमारा होता है लॉस एसेट, ठीक है, 2 साल के बाद लॉस एसेट बन जाता है, फिर इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, 3 ईयर्स तक हम इसका टाइम जो है लेके चलते हैं। याद रखिएगा ये कैटेगराइजेशन है। अब यहाँ पे आता है कि भाई जो हमारे फार्मर्स हैं उनको सबसे ज्यादा लोन की जरूरत होती है। अब वो जो फार्मर्स हैं उन बेचारों को थोड़ी ये पता है 90 दिन 50 दिन, वो तो फसल पे डिपेंड करता है उनके। तो अब हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर मैंने कोई लोन लिया है, लॉन्ग टर्म हमारा जो है क्रॉप सीजन चलेगा, मतलब ऐसा है कि मुझे 5 6 7 महीने लग जाते हैं खेती करने में, फिर जाके फसल आती है, तो लॉन्ग टर्म है, तो अगर एक सीजन निकल गया तो वो एनपीए बन जाएगा, अगर एक सीजन के बाद भी वो पैसा नहीं दे पाया। शॉर्ट टर्म है तो 2 सीजन जो है वो निकलने के बाद एनपीए बन जाता है। तो उसमें जो है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैटेगरी जो है वो हमारे एक सीजन किस केस में, लॉन्ग टर्म के केस में, और 2 सीजन जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म के केस में आते हैं। और ये कौन से सीजन होते हैं, ये हमारे क्रॉप सीजन्स कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हो गया एनपीए रिवाइज, आई होप बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, ये रहा क्वेश्चन, नाबार्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। मैम यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की मुझे तैयारी करनी है, बिल्कुल करो, क्या हेल्प चाहिए बोलो। तो शिवरमन कमेटी है ना, इसकी हमने बात की थी। क्रिएशन जो है नाबार्ड की वो एक्ट 61 ऑफ 1981 है। नाबार्ड जो है इसको डेडिकेटेड टू नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ऑन 5 नवंबर 1982। ये थोड़ा सा जो है याद रखने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कौन सा गलत है, तो कोई भी गलत नहीं है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है। आप आंसर सी दे रहे हो। नाबार्ड वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन बाय प्राइम मिनिस्टर। तो नाबार्ड जो है वो नेशन के लिए तो लाया गया था कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के लिए करेंगे। हमारा जो इंडिया है उसमें रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। आपको पता है गांधी जी ने क्या बोला था कि असली भारत तो हमारे देश के गाँव में बसता है, राइट। तो इंदिरा गांधी जो है उनकी बेटी है ना, नहीं सॉरी जवाहरलाल नेहरू की बेटी है, सॉरी। तो इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो तब नाबार्ड आया था, जिस टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर थी। उन्होंने जो है यहाँ पे नेशन को डेडिकेट करते हुए नाबार्ड की जो है स्थापना की थी, राइट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा गांधी। और आपको पता है जो सेक्शन 80G है उसमें गांधी परिवार है, जहां पे आपको 50% ऑफ दी डोनेशन अमाउंट मिलता है। राजीव गांधी से रिलेटेड है, एक हमारा प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड है, एक हमारा इंदिरा गांधी रिलेटेड और एक जवाहरलाल मेमोरियल ट्रस्ट। ये 4 चीजें हैं जहां पे आपको 50% ऑफ द अमाउंट जो है एज ए डिडक्शन मिल जाता है, और इसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं होती। तो हमने ऐसे याद किया हुआ है, आपको भी याद करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नाबार्ड के बारे में लिखा हुआ है, 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए।
है ना, 4 डेकेड से ज़्यादा जो है इसको एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने में लगे और बहुत सारी चीज़ें इसने बदली, बहुत बढ़िया इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बढ़िया तरीके से काम किया गया। एंड इसके साथ साथ जो है हमारे पास जो नाबार्ड है वो ARDC, CRAF, ICARD इनसे मिलके जो है ये नाबार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और इनका विजन क्या है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ द नेशन फॉर फोस्टरिंग रूरल प्रोस्पेरिटी। तो ये मिशन विजन याद रखा करो, यहाँ से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और प्रमोट करना है सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर। ऐसा नहीं है कि बस आज कर लिया कल नहीं, हमें लंबे समय तक चलना है ना, लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो सस्टेनेबल जो है एग्रीकल्चर प्रमोट हो, रूरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, लंबे समय तक हम चलें और इक्विटेबल हो। ऐसा ना हो किसी एरिया को तो बहुत अच्छा डेवलप कर दिया, कोई एरिया बहुत बैकवर्ड है, हर जगह सेम तरीके से काम करना है। एंड यहाँ पे जो है फाइनेंशियल इंटरवेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम करें सो दैट हमारा विजन जो है वो हम पूरा कर सकें। तो ये जो है ये हमारा यूनिट नंबर 7 था। बट अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, है ना। तो मेरे को जो है जस्ट 2 मिनट दे दो, मैं फटाफट फाइल ओपन कर लूं एंड फिर हम जो है रिवाइज करेंगे हमारी बैंकिंग कमेटीज को। ये रही बैंकिंग कमेटीज की फाइल, एक सेकेंड, यस। स्क्रीन पे देखना अभी, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे फटाफट क्विक रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नरसिम्हम वन कमेटी है 1991 में, जो फाइनेंशियल कैपिटल रिफॉर्म्स के लिए आई थी, है ना। फिर डिजिटल पेमेंट में रतन पी वटल कमेटी है 2016 में, मीडियम टर्म स्ट्रेटजी की बात करती है। नंदन नीलेकानी कमेटी 2019 में आई थी डिजिटल पेमेंट की डीपनिंग के लिए। चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो है, पॉजिटिव पे सिस्टम भी आया था यहाँ पे, बर्मन कमेटी ने दिया था, ठीक है, 2021 में। और ICICI ने इनिशिएट किया था ये मैकेनिज्म। और चेक जो 50,000 से ज़्यादा हैं उनके लिए चेक ट्रंकेशन है। सुखमेय चक्रवर्ती कमेटी जो है ये इंडियन मॉनेटरी सिस्टम के फंक्शनिंग की बात करती है। और RBI की हिल्टन यंग कमीशन कमेटी है, याद रखेंगे। RRB के लिए छलपति राव कमेटी है ना। फिर उसके बाद जो है नरसिम्हम कमेटी सेकंड आई थी बेसिल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए। NHB जो है रंगरंजन कमेटी के तहत आता है। लीड बैंकिंग स्कीम जो है कि आपको रूरल एरियाज में अच्छी बैंकिंग स्कीम्स मिल सके, तो गदगिल कमेटी ने रिकमेंड किया था पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के लिए, है ना। तो ये कमेटीज आती हैं हमारे पास। फिर IRDI इंश्योरेंस के लिए मल्होत्रा कमेटी है। और अगर हम बात करें फ्रॉड्स और माल प्रैक्टिसेस की तो घोष कमेटी आती है। नचिकेत मोर कमेटी स्मॉल हाउस होल्ड की बात करता है। यूनिवर्सल बैंकिंग, यहाँ पे हम जो है आधार कार्ड से लिंक करके यूनिवर्सल बैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सके, उसकी यहाँ पे बात आती है। CL टंडन कमेटी 1975 में आया था बैंक क्रेडिट स्कोर के सुपरविजन के लिए। YV रेड्डी कमेटी जो है ये इंटरेस्ट रेट को रेशनलाइजेशन करने के लिए आती है। रशीद जलानी कमेटी जो है ये बात करती है कि आप कैसे पैसा दे रहे हो, लेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे ना कैश क्रेडिट सिस्टम की जगह आपको लेंडिंग मेथड्स पे फोकस करना चाहिए। IT वज कमेटी बैंकिंग कैपिटल के लिए है। केलकर कमेटी RRBs के लिए, छलपति राव कमेटी भी और केलकर कमेटी भी। शेट्टी कमेटी जो है ये मल्टीपल बैंक जो है लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एक सिंगल बोरोअर को, तो मिलके लोन प्रोवाइड कर सके उसके लिए था। स्मॉल बैंक्स और पेमेंट बैंक्स के लिए, स्मॉल बैंक के लिए उषा थ्रोट कमेटी है, पेमेंट बैंक के लिए नचिकेत मोर कमेटी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी इनका बहुत योगदान है। और इंडियन मनी मार्केट के लिए हमारे पास जो है 3 कमेटी हैं जो याद रखनी है। चक्रवर्ती कमेटी आई थी पहले इंडियन मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए। फिर जो हमारे मनी मार्केट के बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन पे काम किया वगुल कमेटी ने। देन नरसिम्हम कमेटी जो है इन्होंने क्या किया था, रिफॉर्म लाए थे कॉल मनी मार्केट में। ये आपने ध्यान में रखना है। 3 कमेटी रिलेटेड हैं इंडियन मनी मार्केट से रिलेटेड। फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जो है वो आई थी, RH पाटिल कमेटी ने उनकी डेवलपमेंट की बात की थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीपल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब ध्यान रखना RTGS, NEFT, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI, ये सारी चीज़ें आती हैं। डिजिटल पेमेंट ब्रॉड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 में आया था। ये एक्ट जो है इसका सेक्शन 3 जो है वो यहाँ पे रेगुलेट करता है पेमेंट सिस्टम को। एंड यूनिवर्सल बैंकिंग की SH खान कमेटी है, धजिया कमेटी है 1968, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। PJ नायक कमेटी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने मिशन इंद्रधनुष दिया था। और इन्होंने बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उनको गवर्नेंस की यहाँ पे बात की गई थी बैंक की। और बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB कंसेप्ट इन्होंने दिया था, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। और A से लेके G तक 7 जो है मिशन इंद्रधनुष में 7 चीज़ों पे इन्होंने फोकस किया था।
उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इन्फ्लेशन रेट पे फोकस कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में 3 लोग आरबीआई के होते हैं, 3 हमारे गवर्नमेंट के होते हैं ऑफिशियल नॉमिनेटेड, और ये मिलकर डिसीजन लेते हैं। फिर बीसीबीएस बेसल कमेटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस की बात की थी। शुरुआत हुई थी 10 कंट्रीज के गवर्नर से, बट आज के टाइम पे 45 कंट्रीज का पार्ट जो है वो बन चुकी हैं। रंगरंजन कमेटी नेशनल हाउसिंग बैंक से भी रिलेटेड है, ठीक है। और बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 1995 में आई थी, ये भी याद रखना। और सरफेसी एक्ट है हमारा 2002 में आया था, जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करता है, राइट। और फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक हमारा आईसीआईसीआई बैंक बना था, याद रखिएगा। और एसबीआई का नेशनलाइजेशन गोरवारा कमेटी के थ्रू हुआ था। और कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए, ये गोपुरिया कमेटी ने बात की है। खन्ना कमेटी जो है वो एनबीएफसीज को मॉनिटर और कॉर्पोरेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद यहाँ पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट है उसको देखो, डॉक्टर कृष्णा स्वामी ने दिया था ये। और 1972 में इन्होंने 8 सेक्टर की बात की थी, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनॉरिटी स्टार्टअप्स और एमएसएमईज। तो स्टार्टअप कल्चर जो है ना वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उसको भी यहाँ पे फॉलो करने की बात हो रही है। शिवरमन कमेटी नाबार्ड की है, इनिशियल कैपिटल इसकी 100 करोड़ थी, गवर्नमेंट के द्वारा ओन था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेशनलाइजेशन फेज, अब देखो नेशनलाइजेशन फेज में क्या हुआ था, 1969 में 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था जिनका डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा था उनको। 1980 में 6 ऐसे बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया गया जिनका डिपॉजिट 200 करोड़ से ज़्यादा था। और जो एसबीआई है, जो आज के टाइम पे एसबीआई है, वो कैसे बना था, 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ मद्रास। इनको जो है मिला के इंपीरियल वो बना दिया था प्रेसिडेंसी बैंक, है ना। ये 3 बैंक इंपीरियल बैंक बना दिया था कि आप जो है बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करो। फिर बात आई कि जो कमर्शियल बैंक है वो कैसे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कर सकता है, गलत बात है। तो फिर क्या हुआ, इसको जो है इंपीरियल बैंक 1955 में इंपीरियल बैंक से एसबीआई बना दिया। एंड हमारा जो है 1935 में हिल्टन यंग कमीशन के तहत आरबीआई एक्ट जो है वो पास हो गया था एंड आरबीआई जो है एस्टेब्लिश हो गया था एज अ सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था थोड़ा स्टैटिक पोर्शन जो मैंने आपको फटाफट से रिवाइज करवाने की कोशिश किया। मैंने भी अपने टाइम में लास्ट में बनाया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो गया था, पता नहीं क्यों 4 पन्नों में ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ कुछ तो कर लिया है। तो ये था आपका यूनिट नंबर हिंदी में देखो कौन सी स्टेटमेंट सही है वो आपने बताना है। तो अभी टीयर 1 टीयर 2 तो हमने पढ़ा ही था, है ना। यहाँ पे देखो आंसर जो है इसका क्या बनेगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम बात करते हैं एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट की, तो एक तरीका है जहाँ पे आपको जो भी रिस्क अराइज होते हैं ना, हम जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करते हैं उसमें भी, तो आप उनको रिस्क को कैसे मिसमैच होती है जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसकी वजह से रिस्क हो रहा है उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, वो हमारा एक मैकेनिज्म एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है उनको राइट ऑफ करना होता है एज अ लॉस एसेट, जी नहीं, 3 साल के बाद राइट ऑफ करते हैं अपन, है ना। लॉस एसेट तो 3 साल के बाद बनता है, पहले जो है 90 दिन के बाद जो है वो बनेगा एनपीए। 90 दिन से ज्यादा हो जाएंगे एनपीए बनेगा, उसमें 3 कैटेगरीज होंगी, सबस्टैंडर्ड एसेट, हमारा डाउटफुल एसेट और हमारा लॉस एसेट। 1 साल तक अप टू 1 ईयर सबस्टैंडर्ड, 1 ईयर टू 3 ईयर डाउटफुल, मोर देन 3 ईयर्स जब आपका एनपीए हो जाएगा कोई एसेट तो जाके वो बनेगा हमारा क्या, लॉस एसेट। तो ये बिल्कुल गलत बात दे रखी है। अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स आर इंक्लूडेड इन टीयर इन द कैपिटल ऑफ बैंक एज अ टीयर 2 कैपिटल, ये बात बिल्कुल सही है। टीयर 2 कैपिटल वो होता है जो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल आपके पास नहीं है, है ना, बट टीयर 1 में हमारा परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल रहता है। बैंक
कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 5 years, ऐसा किसने बोला है? बैंक कैन नॉट डिपॉजिट, ये बात गलत है ना, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में भी इंक्लूडेड इन टीयर 2 कैपिटल, तो ये बात भी हमारी सही है। तो ए, सी और ई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी और डी हमारे यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आप एफडी करवाते हो 10 साल 15 साल जितने मर्जी साल के लिए करवाओ, किसने रोका है ना, 5 साल यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये पेपर 1 का यूनिट 1 का क्वेश्चन है, इसको कर लेना भाई, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेना। ट्रिप स्ट्रीम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसको खुद कर लेना आप लोग। ये क्वेश्चन देखो, ये हमारा लीजिंग का क्वेश्चन है, कि ये कर लो, ये जो है फाइनेंस में हम ज्यादा पढ़ते हैं बेसिकली, यहाँ पे भी कर सकते हो आप, करो, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। हिंदी में देखो, चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये टाइप ऑफ लीज हम पढ़ते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, हमारे पास लीज का सेक्शन आता है। तो हमारे मेनली जो है 2 ही टाइप पढ़ते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग और हमारा फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग को सर्विस लीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, लीवरेज लीज क्या होता है, जब आपने कोई सामान जो है मतलब एसेट खरीदा है, बट आपने उसको लोन पे पैसा लेके फिर खरीदा है और फिर आगे किसी को यूज करने के लिए आपने दिया है। तो यहीं से हमारा आंसर जो है हम बना सकते थे, आंसर जो है 1 का 4 बनेगा। यहाँ पे इन्वॉल्व्स लेसर, लेसी एंड फाइनेंसर, जिसने पैसा प्रोवाइड किया है, जो कि है बैंक। अगर हमारा जो लेसर है वो बैंक का लोन नहीं पे कर पाता, तो वो पर्टिकुलर एसेट जो है वो बैंक के नाम हो जाएगा, क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट लोन लिया है। तो लेसी जो है वो पैसा किसको देगा, फिर फाइनेंसर को देगा, यानी कि बैंक है, अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक को मिल जाएगा, राइट। तो ए का जो है 4 बन सकता था, 2 ऑप्शन यहीं से उड़ सकते थे। अब इसके बाद बात आती है डायरेक्ट लीज की। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज का मिक्सचर है। यहाँ पे फुल पे आउट बेसिस हमारे पास यहाँ पे एक वे होता है जहाँ पे हम एसेट लीज पे लिया है और उसको फिर बाद में खरीद भी सकते हैं, ठीक है, परचेज ऑप्शन आपके पास रहता है। वेट लीज की यहाँ पे बात करें तो ये है कि आप जो वेट लीज जो है ना, ये बेसिकली एयरलाइंस में यूज होता है ना। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में वेट लीज का ऑप्शन होता है, ये एग्जाम्पल से याद रखना है आपने। और अपडेटेड लीज की बात अगर हम करें तो ये लेसी को बचाता है कि हमारे पास जो एसेट है वो हमारे पुराने होते जा रहे हैं, ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, तो उससे बच सके तो हम क्या करते हैं, हम अपने एसेट्स भी अपडेट करवा लेते हैं ओवर दी टाइम। तो ये अपडेटेड लीज हमारी रहती है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी ऑप्शन को क्या चीज अफेक्ट करती है। देखो मार्केट्स हम पढ़ते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बैंकिंग में भी, तो ये डेरिवेटिव वाला टॉपिक बैंकिंग में भी आ सकता है, बैंकिंग फाइनेंस सब में आ जाता है ये टॉपिक। हिंदी में देखो, अरे पोल 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए रहता है, टेंशन ना लिया करो, है ना, पोल तो रहता ही, आप क्वेश्चन पढ़ते रहा करो, जब आपको हिंदी दिख जाए उसके बाद आप पोल में आंसर कर दिया करो। 1 मिनट तक तो पोल लगता ही है, और मैं आपको आधे मिनट के बाद ही दिखा देती हूँ हिंदी।
क्या चीज होगी इसके करेक्ट आंसर? क्या क्या चीजें करेंसी ऑप्शन को अफेक्ट करती हैं? करेंसी ऑप्शन होता क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने कोई चीज खरीदनी है, मैंने सोचा यार अभी खरीद लेते हैं, बट अभी मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो क्या करते हैं फ्यूचर में खरीद लेंगे, प्राइस अभी डिसाइड कर लेते हैं, है ना, तो वो हमारा एक ऑप्शन बन जाता है। मैंने कोई बाय करना है तो कॉल ऑप्शन ले लिया, किसी को लग रहा होगा सामान बेचना है, शेयर्स बेचने हैं, पर लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम हो सकते हैं, अभी बेच दें, अभी प्राइस डिसाइड कर ले, फ्यूचर में बेच देंगे, तो वो सेल ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि पुट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या चीज अफेक्ट करती है? आपका एक्सचेंज रेट अफेक्ट करता है क्या? हाँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एक्सरसाइज करोगे अपना कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे क्या रेट रहेगा और अभी क्या रेट है, वो इफेक्ट करता है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज रेट, जिस रेट पे आपने डिसीजन बनाया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि हम इस रेट पे एक्सरसाइज करेंगे, वो रेट जब आपका मैच्योरिटी पीरियड आएगा उस रेट से कितना अलग है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं। अगर आपको मार्केट में सस्ती चीज मिल रही है और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग महंगी है, तो आप मार्केट से खरीदोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास राइट होता है ना। ऐसे ही सेल का भी राइट होता है, तो अगर आपको मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलेगा अभी कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस के बेसिस से, तो आप मार्केट में ही बेचोगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये भी अफेक्ट करता है क्या? तो हाँ, फॉरेन का जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो भी मैटर कर रहा है, तो यहाँ पे हाँ करेंसी ऑप्शन के केस में वो भी मैटर करेगा। डोमेस्टिक रिस्क एडजस्टेड रेट वो यहाँ पे मैटर हमारा नहीं करेगा। हाँ, टाइम ऑफ एक्सपायरेशन या टाइम टू एक्सपायरेशन ये भी मैटर करेगा। मैच्योरिटी डेट कितना है, मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है हमारा, ये भी मैटर यहाँ पे करता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, आरबीआई की सब्सिडरी इनमें से कौन सी नहीं है? तो आरबीआई की सब्सिडरीज जो है उनको याद रखना, 5 सब्सिडरी है, पांचों इंपॉर्टेंट है। मुझे इसको रिवाइज करना है, कैसे करें इसकी ना, मैंने क्लास ली थी 2024 के पीवाईक्यूज जब करवाए थे, आई थिंक 23 के या 24 के, तो मैंने उस पीडीएफ में जो है पूरा चार्ट बना के दे रखा है, तो पीडीएफ ना विदाउट एनोटेशंस डाउनलोड कर लेना, सारी आपको मिल जाएंगी, टेलीग्राम से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से, सारी जगह दे रखी है मैंने, तो है ना, और आज भी शेयर कर दूंगी मैं, तो उनको अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इस पीडीएफ में लगा के दे दूंगी या तो मैं। तो एनएचबी जो है हुआ करती थी किसी जमाने में, अब इसका 100% कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। नाबार्ड जो आरबीआई के अंडर है, ये भी एग्जिम बैंक ये भी नहीं है। हाँ, डीआईसीजीसी और बीआरबीएन एमपीएल है, तो डी एंड ई इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा डीआईसीजीसी बीआर एमपीएल के अलावा हमारे पास इफ्टास है, रैबिट है और आरबीआईएच है, ठीक है, याद रखना ये 5 हमारी सब्सिडरीज है। 100% ओनरशिप स्टेक, अरे सॉरी हिंदी में नहीं दिखाया, इजी था है ना, इसको तो क्या ही हिंदी में दिखाना था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन से 3 पिलर हैं बेसल 2 के? बेसल 1 में एक ही पिलर था, एक ही रिस्क था। बेसल 2 में 3 पिलर 3 रिस्क। बेसल 3 में एनहांस्ड पिलर्स और 3 रिस्क, और बहुत सारी लिक्विडिटी के ऊपर हमने रेशियोज भी पढ़ी थी इसमें। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू, लीवरेज, मार्केट डिसिप्लिन, कैपिटल कंजर्वेशन बफर। तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये तो हमारे बफर्स है, ये पिलर्स नहीं है। मार्केट डिसिप्लिन इज द पिलर, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज द पिलर, सुपरवाइजरी रिव्यू इज द पिलर। ये पिलर्स हैं, ये हमारे पिलर्स नहीं है। तो ए, बी एंड डी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। हिंदी में भी देखने की इसमें भी जरूरत नहीं थी ज्यादा, है ना। पर्यवेक्षी क्या है, मतलब पुनरीक्षण, सॉरी, पूंजी संरक्षण बफर, ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर हम रखते हैं कितना, 2.5% तक अपने को रखना होता है। किसके ऊपर? जो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है उसके बियॉन्ड आप जो है ये बफर बनाते हैं। एक हमारा काउंटर साइक्लिक बफर है जो कि हमारा 0 से लेके 3% तक मेंटेन करने के लिए बोला गया है कि इन केस आपको डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी का सामना करना पड़ता है तब आप ये बफर बना सकते हैं, ठीक है। एबीडी इसका आंसर यहाँ पे बन जाएगा।